हेलो चिल्ड्रन, दिस इज श्रीमती मनीषा श्रीवास्तव, उच्च माध्यमिक शिक्षक फ्रॉम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, गुरैया, डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा. Today we are going to learn a lesson from your book The Spectrum, that is your workbook of General English, class 12th, lesson 1. The name of the lesson is Teach Me to Listen Lord. And here on the screen you are seeing cover page of your workbook, that is The Spectrum. Before starting the lesson, let me introduce you with the marks distribution of workbook and of reading section. जो आपका फाइनल एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन पेपर आता है उसमें वर्कबुक से और रीडिंग सेक्शन से जो मार्क्स लिए गए हैं उनके बारे में पहले बताना चाहूँगी. आपका सेक्शन ए होता है रीडिंग स्किल्स का, जिसमें 2 पैसेजेस आते हैं. दोनों ही पैसेज के टोटल मार्क्स होते हैं 20. तो A1 जो पैसेज होता है वो 12 मार्क्स कैरी करता है और A2 जो पैसेज होता है वो 8 मार्क्स कैरी करता है. तो A1 जो पैसेज होता है उस पैसेज में आपको पैसेज को पढ़कर उससे संबंधित क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं. ये जो पैसेज रहते हैं इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस आपको वर्कबुक में रीडिंग टाइम के अंतर्गत हर लेसन में दिया हुआ है उससे हो जाएगी. तो वही रीडिंग टाइम आज हम इस सेशन में देखेंगे. दूसरी चीज़, सेक्शन डी के अंतर्गत जो सप्लीमेंट्री मटेरियल यानी वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर लिए जाते हैं वो होते हैं शॉर्ट आंसर 2 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस होते हैं, मतलब 8 मार्क्स हुआ. और लॉन्ग आंसर जो होते हैं वो 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होता है. तो इस तरीके से 12 मार्क्स के क्वेश्चंस एंड आंसर हमको एग्ज़ाम में आते हैं सप्लीमेंट्री मटेरियल यानी वर्कबुक से, जो आपको रीडिंग टाइम के अंतर्गत पैसेजेस दिए हैं वर्कबुक में उसमें से ही ये क्वेश्चंस आते हैं. तो हम अब स्टार्ट करते हैं. ये जो लेसन वर्कबुक का फर्स्ट लेसन दिया है जो बेस्ड है आपकी टेक्स्ट बुक के लेसन टीच मी टू लिसन लॉर्ड के ऊपर. इसमें हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है वर्ड पावर का. क्वेश्चन कहता है साइलेंट लेटर्स कैन बी अ प्रॉब्लम, यानी साइलेंट लेटर्स, साइलेंट जो अक्षर रहते हैं वो कई बार समस्या उत्पन्न कर देते हैं. हियर इज़ अ वर्ड डाउट हैविंग बी लेटर साइलेंट. हमारे पास एक वर्ड है डाउट. डाउट शब्द में बी लेटर साइलेंट है. कैन यू अंडरलाइन द साइलेंट लेटर्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स. तो आपको अंडरलाइन करना है साइलेंट लेटर्स को ये नीचे जो वर्ड्स दिए हैं इनमें. तो मैं वर्ड्स पढ़ देती हूँ. ये फर्स्ट वर्ड दिया है साइकिक, नेक्स्ट है कॉम, नेक्स्ट ऑनेस्ट, नेक्स्ट क्रिसमस एंड नेक्स्ट नॉलेज एंड देन फॉर्म. टेबल में देखें किस वर्ड को साइलेंट बोला गया है. साइकिक. साइकिक में पी लेटर साइलेंट है. देन है कॉम. कॉम में बी लेटर साइलेंट है. तो देखें मैंने जो लेटर साइलेंट है उसको डिफरेंट कलर से भी कर दिया है और अंडरलाइन भी कर दिया है. देन है ऑनेस्ट. ऑनेस्ट में एच साइलेंट है. देन क्रिसमस. क्रिसमस में टी लेटर साइलेंट. नॉलेज. नॉलेज में हमको 2 लेटर साइलेंट समझ में आ रहे हैं, एक है के और दूसरा है डी, तो नॉलेज. फार्म. फार्म में आर का प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है इसलिए आर लेटर साइलेंट है. नाउ कम टू द सेक्शन ऑफ कॉम्प्रीहेंशन. कॉम्प्रीहेंशन यानी होता है समझ पर आधारित क्वेश्चंस. तो यहाँ देखें ये जो समझ है वो आपकी टीच मी टू लिसन लॉर्ड पोयम की समझ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं. चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस. ये MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को एग्ज़ाम में आते हैं. अकॉर्डिंग टू द पोएट द पर्सन्स नियरेस्ट टू हिम आर. पोएट के अनुसार आप पोएट के नज़दीकी कौन लोग हैं. ऑप्शन ए मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, परिवार के सदस्य. ऑप्शन बी फ्रेंड्स, मित्र. ऑप्शन सी कोवर्कर्स. ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम. तो पोयम जो कहती है, पोयम के फर्स्ट स्टैंजा में ही बताया गया है
कि ये सारे लोग मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, फ्रेंड्स और कोवर्कर्स ये सभी पोएट के नियरेस्ट हैं। तो ऑल ऑफ देम सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, द पोएट हैज़ नॉट मैंशनड पीपल एज फार फ्रॉम हिम। पोएट ने इनमें से किसे अपने से दूर मेंशन नहीं किया है। फर्स्ट है होपलेस, बी डाउनट्रोडन, सी फॉरगॉटन एंड डी एंग्विश्ड। तो डाउनट्रोडन वर्ड पोयम में नहीं आया है, तो हम ये मानेंगे कि सही आंसर डाउनट्रोडन है, जिसे पोएट ने अपने से दूर नहीं बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कंसाइंस इज द इनर वॉइस दैट वार्न्स अस अगेंस्ट। कंसाइंस यानी अंतरात्मा, जो अंदर की आवाज़ है जो हमें चेतावनी देती है। अगेंस्ट किस बारे में? हेल्पिंग द पुअर, गरीबों की मदद करने के लिए चेतावनी देती है? नहीं। वर्शिपिंग द गॉड, ईश्वर की पूजा करने की चेतावनी देती है? नहीं। एन एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन यानी होता है शोषण, शोषण की चेतावनी देती है? नहीं। अ सिनफुल डीड, तो वो जो आवाज़ है अंतरात्मा हमारी है वो हमें पाप कर्म के विषय में चेतावनी देती है। सिनफुल यानी पाप युक्त, डीड यानी कर्म। क्वेश्चन नंबर 4, द पोएट वांट्स अस टू रीच टू द ब्लैंक एंड लिसन टू देयर प्ली। पोएट चाहता है हमसे कि हम उन लोगों तक पहुँचें और उनकी प्ली यानी पीड़ित आवाज़ को सुने। तो ए ऑप्शन है क्रिमिनल्स, क्रिमिनल्स की पीड़ित आवाज़ होती है? नहीं। ऑप्रेस्ड पीपल, हाँ, जो लोग समाज द्वारा दबाए गए हैं उनकी आवाज़ पीड़ित है, तकलीफ में है, वो उन्हें सुनना चाहिए। तो इसका आंसर होगा बी वाला। क्वेश्चन नंबर 5, द पोएट वांट्स अस टू लिसन टू। पोएट हमसे चाहता है कि हम सुने। किसे सुनना है? आवर ओन वॉइस, यस। आवर फ्रेंड्स एडवाइस, मित्र की सलाह, सही है। गॉड्स वॉइस, ईश्वर की आवाज़, ये भी सही है। ऑल ऑफ देम, हाँ, तो हमें इन सभी को सुनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द दोज गिवन बिलो। तो हमको एक नीचे दिया हुआ है बॉक्स, उसके अंदर कुछ शब्द दिए हैं, इन शब्दों को ब्लैंक्स में फिलअप करना है। तो पहले इन वर्ड्स की मीनिंग हम जान लें, तब हम इनको भर पाएंगे। फर्स्ट वर्ड है लिसनिंग यानी सुनना। हीड यानी ध्यान या सावधानी। अ गुड लिसनर यानी एक अच्छा श्रोता। अ प्रेयर यानी प्रार्थना। कंसाइंस यानी अंतरात्मा। फर्स्ट, दिस पोयम इज इन द फॉर्म ऑफ। यह पोयम इस रूप में है, तो किस रूप में है? अ प्रेयर, प्रार्थना के रूप में है। नेक्स्ट है द पोएट वांट्स अस टू बी। पोएट चाहता है कि हम बने, क्या बने? अ गुड लिसनर। ये हम लोगों को बॉक्स में दिया हुआ है शब्द अ गुड लिसनर, यानी एक अच्छे श्रोता हम बने। ब्लैंक इज अ स्किल विच इज एक्वायर्ड थ्रू डेडिकेशन एंड प्रैक्टिस। लिसनिंग यानी सुनना, ये एक कौशल है जो डेडिकेशन और प्रैक्टिस के द्वारा, डेडिकेशन यानी होता है समर्पण और प्रैक्टिस यानी होता है लगातार अभ्यास के द्वारा हमें प्राप्त हो सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, आवर ब्लैंक डिस्टिंग्विशेस बिटवीन व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। हमारी क्या चीज़ है जो हमें सही और गलत के बीच अंतर बताती है? दैट इज कंसाइंस। हमारी अंतरात्मा डिस्टिंग्विश करती है कि क्या सही है और क्या गलत है। क्वेश्चन नंबर 5, वी शुड ब्लैंक द वॉइसेस विच मे नॉट बी विद इन ईयर शॉट। हमें उन आवाज़ पर भी ध्यान देना चाहिए, हीड यानी ध्यान देना चाहिए, जो हमारे कानों तक नहीं पहुंच रही हैं। तो ये तो रिवीजन टाइम था, कहना चाहिए कि जो फर्स्ट लेसन हमने टेक्स्ट बुक का पढ़ा था उससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे, तो ये उसका रिवीजन हुआ।
और अब समय भी आ गया है, हम नवंबर माह में पहुंच चुके हैं, तो हमें अपना जो सिलेबस है उसका धीरे धीरे रिवीजन स्टार्ट कर देना चाहिए। अब हमारे पास क्वेश्चन है नेक्स्ट, जो रीडिंग टाइम के अंतर्गत है वर्कबुक में। रीड द फॉलोइंग पोएम केयरफुली। नीचे दी हुई पोएम को बड़े ध्यान से पढ़ना है। पोएम का टाइटल है वी आर द फ्यूचर। देखें, वी आर द फ्यूचर का जो वी यानी हम और फ्यूचर यानी भविष्य है। हम भविष्य हैं, तो हम मतलब एक से ज़्यादा लोग, यानी आई होता है मैं सिंगुलर और वी होता है प्लूरल। तो यहाँ देखें आप, एक ग्लोब है, ग्लोब में चारों ओर आपको कुछ ऐसे मोनोज नज़र आ रहे हैं जो इंसानों के हैं। तो यही वो इंसान है वी, जो हाथ में हाथ लिए खड़े हुए हैं, और दे आर द फ्यूचर। पोएम स्टार्ट करते हैं। नॉट जस्ट यू और नॉट जस्ट ही और शी बट वी। सिर्फ तुम नहीं, ना ही सिर्फ वह लड़का या फिर लड़की, बल्कि हम, यानी कोई एक से नहीं, ना तुम अकेले, ना वो लड़का अकेले, ना वो लड़की अकेले, बल्कि हम। वी वर्क एज अ टीम। हम टीम की तरह काम करते हैं। टीम यानी संघ, संगठन, समूह की तरह हम काम करते हैं। वी लिव बाय आवर क्रीड कॉज वी बिलीव। हम अपनी आस्थाओं के साथ जीते हैं। क्रीड यानी धार्मिक आस्था, विश्वास। कॉज वी बिलीव, क्योंकि हम इनमें विश्वास करते हैं। दैट वी आर द फ्यूचर, ये विश्वास है कि हम ही भविष्य हैं। यहाँ देखें कि वी वर्क एज अ टीम, हम टीम यानी संगठन या समूह की तरह काम करते हैं। तो ये ध्यान रखें, टीम जो होती है वो किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए गठन की जाती है। वहीं बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो वो मॉब या क्राउड बन जाती है, भीड़ बन जाती है। उसका कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होता है, लेकिन टीम का एक निश्चित उद्देश्य होता है। और टीम का फ़िलहाल यहाँ पे क्या निश्चित उद्देश्य है? देखिए, वी आर द फ्यूचर। इस टीम का उद्देश्य है फ्यूचर का निर्माण करना, भविष्य का निर्माण करना। वी हैव द पावर, वी हैव द स्ट्रेंथ। हमारे पास ताकत है, हमारे पास शक्ति है। यहाँ पर पावर यानी ताकत और स्ट्रेंथ यानी शक्ति। कई बार इन दोनों शब्दों को, पावर और स्ट्रेंथ को, सिनोनिम्स की तरह यूज़ किया जाता है। वील फिनिश द रेस नो मैटर द लेंथ। हम रेस समाप्त कर लेंगे, यानी दौड़ के लिए जो निर्धारित दूरी है हम उसे पूरी कर लेंगे। नो मैटर द लेंथ, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वह कितनी दूरी की रेस है। वी वर्क अ टीम एज अ होल। हम काम करते हैं एक टीम की तरह, एक संपूर्ण की तरह। तो यहाँ पे देखिए, एक अकेला व्यक्ति होता है, उसमें कुछ ना कुछ कमी रहती हैं, कुछ ना कुछ उसमें योग्यताएं रहती हैं। तो योग्यताएं तो व्यक्ति को आगे बढ़ाती हैं, लेकिन जो उसकी कमी है वो उसे आगे नहीं बढ़ने देती हैं। पर जब वो टीम का सदस्य बन जाता है तो उसकी वह कमी पूरी हो जाती है किसी अन्य के उस पर्टिकुलर फील्ड में निपुण होने के कारण। तो टीम जो है वो संपूर्ण होती है। देखें, एक ही व्यक्ति, जब हम क्रिकेट खेल की बात करते हैं तो वही बॉलिंग नहीं कर सकता, वही बैटिंग नहीं कर सकता, वही फील्डिंग नहीं कर सकता। कोई बॉलिंग में अच्छा होता है, कोई बैटिंग में अच्छा होता है, कोई फील्डिंग में अच्छा होता है। तो जब ये सब मिलते हैं तो टीम को बनाते हैं होल यानी संपूर्ण। बिना किसी कमी के सारे लोग मिलकर एक साथ काम करते हैं। वी वर्क टुगेदर अ टीम एज अ होल। हम एक साथ काम करते हैं एक टीम की तरह, एक संपूर्ण की तरह। एक्सेप्टिंग एवरी चैलेंज, एवरी एम एंड एवरी गोल। हम हर तरीके का चैलेंज यानी चुनौती को स्वीकार करते हैं। एक्सेप्ट करना यानी स्वीकार करना। एवरी एम एंड एवरी गोल, हर एक लक्ष्य और हर एक गोल एंड एम दोनों सेम अर्थों में लिया गया है। हर एक लक्ष्य को, हर एक चुनौती को हम स्वीकार करते हैं। वी आर द फ्यूचर, हम भविष्य हैं। द फ्यूचर्स अननोन, इट्स अ स्टोरी अनटोल्ड। भविष्य
अननोन है, अज्ञात है, जिसे हम नहीं जानते कि भविष्य कैसा है। इट्स अ स्टोरी अनटोल्ड, ये एक ऐसी कहानी है जो अभी तक बताई नहीं गई है। इट्स अ मूवी अनसीन टू बी मेड बाय यू एंड मी, ये एक ऐसी मूवी है, एक ऐसी फिल्म है जो नहीं देखी गई है अभी तक। टू बी मेड बाय यू एंड मी, तुम्हारे और मेरे द्वारा इस मूवी का निर्माण किया जाना है। नो मैटर वॉट दे टेल यू अवर फ्यूचर इज़ ब्राइट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वे तुमसे क्या कहते हैं। दे मतलब कहने वाले, ऐसा बोलते हैं ना, लोग क्या कहेंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं। अवर फ्यूचर इज़ ब्राइट, हमारा भविष्य सुनहरा है, उज्ज्वल है। ब्राइट यानी उज्ज्वल। वील फेस एवरी हर्डल, वील क्लाइंब अप द हाइट, हम हर एक हर्डल यानी परेशानी, बाधा का सामना करेंगे। वील क्लाइंब अप द हाइट, और जब हम बाधाओं का सामना करेंगे तो परिणाम होगा कि हम ऊंचाइयों तक अवश्य पहुंचेंगे। वी आर द फ्यूचर, हम ही भविष्य हैं। फ्रॉम सिटीज़ एंड टाउन्स हियर वी हैव कम, शहरों से, नगरों से हम यहाँ पर आ चुके हैं। टुगेदर एज वन, सभी मिलकर, एक होकर। टू बिल्ड अवर नेशन, और हमारा उद्देश्य क्या है, राष्ट्र का निर्माण करना। एक अकेले व्यक्ति से नहीं होता राष्ट्र निर्माण, जितने लोग उस राष्ट्र के अंदर हैं वो सभी राष्ट्र की उन्नति के लिए जिम्मेदार हैं। तो हम सब यहाँ आ चुके हैं एक बनकर राष्ट्र का निर्माण करने। यंग वीमेन एंड मेन वॉकिंग हैंड इन हैंड, युवा, स्त्रियां और पुरुष। यहाँ पे देखें वीमेन, WOMEN, वीमेन, ये प्लूरल है, मतलब एक से ज़्यादा स्त्रियां, और WOMAN वुमन, ये सिंगुलर है। तो ये बहुत सारी स्त्रियां एंड मेन, पुरुष, वॉकिंग हैंड इन हैंड, हाथ में हाथ लिए एक साथ काम करते हुए हम पहुंच चुके हैं। वी स्टैंड बाय अवर क्रीड प्राउड टू बी इंडियंस, हम अपनी धार्मिक आस्थाओं के साथ खड़े हुए हैं और हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं। देखें, बहुत सारे युवा, स्त्री और पुरुष जो एक साथ खड़े हैं, सबकी अपनी अपनी अलग अलग धार्मिक भावनाएं हैं, बावजूद उसके उनकी सबकी नेशनलिटी एक है, और वो सब क्या है, इंडियंस। और सभी को गर्व है कि हम भारतीय हैं, और गर्व इस बात का भी है कि वी आर द फ्यूचर, हम ही भविष्य हैं। तो ये जो पोयम या प्लेज कहना चाहिए, ये रिटन बाय सोनिया सिरसत। यहाँ हमने पोयम बहुत ध्यान से पढ़ी, मैंने आपको इस पोयम का इजी एक्सप्लेनेशन भी दिया। अब इसी पोयम पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो देखेंगे हम, जैसे कि अनसीन पैसेजेस में या अनसीन पोइट्री में आते हैं, बिल्कुल वही प्रैक्टिस मैं आपको देने जा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, नाउ आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, नीचे जो प्रश्न दिए हैं उनके उत्तर दें। व्हाट मेक्स अ टीम अ होल, क्या चीज़ है जो एक टीम को पूरा बनाती है, संपूर्ण बनाती है। तो ये इसका जो आंसर है हमको सेकंड स्टेंजा में देखने को मिला था, वर्किंग टुगेदर मेक्स अ टीम अ होल। मैं आपको सेकंड स्टेंजा तक लेके चलती हूँ, वहाँ आपको ये लाइन पे हम बताते हैं कि कहाँ पे है। व्हाट मेक्स अ टीम अ होल, क्वेश्चन ध्यान रखें। देखें, इसमें वी वर्क टुगेदर अ टीम एज अ होल, तो मतलब वर्किंग टुगेदर मेक्स अ टीम अ होल। तो ये सीधी सीधी लाइन हम देखें, व्हाट मेक्स अ टीम अ होल, अ टीम अ होल हमको क्वेश्चन में भी मिल रहा है, और अ टीम अ होल हमको पोयम में भी मिल रहा है, मतलब यहीं पर उस क्वेश्चन का आंसर छिपा हुआ है। ध्यान ये रखना है, आंसर हमारा फुल स्टॉप से फुल स्टॉप तक रहेगा, मतलब एक फुल स्टॉप ख़त्म होने के बाद दूसरा जो सेंटेंस स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग के कैपिटल लेटर से फुल स्टॉप तक ही आपका आंसर रहेगा। बीच में ऐसा नहीं कि सिर्फ वर्क टुगेदर लिख के आप आंसर कंप्लीट समझ लें, सेंटेंस कंप्लीट होना चाहिए आंसर देते समय। तो फुल स्टॉप से फुल स्टॉप तक आपका आंसर रहेगा, और आंसर क्या निकल के आया, वर्किंग टुगेदर मेक्स अ टीम अ होल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द रिजल्ट इफ फेस ऑल द हर्डल्स सक्सेसफुली। तो उस बात का परिणाम क्या होगा यदि हम सारी हर्डल्स यानी बाधाओं को सफलतापूर्वक पार कर लेते हैं। तो इसका भी आंसर हमको पोयम में मिल रहा है सीधा सीधा, पर मैं पहले यहाँ पढ़ देती हूँ फिर आपको उस स्टैंजा पे लेके जाती हूँ। आंसर है वी विल क्लाइंब द हाइट, हम ऊंचाइयों तक पहुँचेंगे। तो ये देखें हमको स्टैंजाज में कहाँ मिला है, ये देखें वी विल फेस एवरी हर्डल, वी विल क्लाइंब अप द हाइट। यदि हम सारी बाधाओं का सामना करते हैं, वी विल क्लाइंब अप द हाइट, हम ऊंचाइयों तक पहुंच जाएंगे। तो सीधा सीधा हमको आंसर देखो, व्हाट हैव क्वेश्चन था हमारा, व्हाट विल बी द रिजल्ट इफ वी फेस ऑल द हर्डल्स सक्सेसफुली। तो देखो हर्डल्स यहाँ पे फेस वर्ड भी आया है और हर्डल भी आया है। ये दोनों वर्ड की वर्ड हमको मिल रहे हैं उस लाइन में जहाँ पर हमारा वो आंसर छुपा हुआ है। तो मैंने बताया फुल स्टॉप से फुल स्टॉप आंसर रहेगा, तो वी से लेके जो उसका फुल स्टॉप है हाइट तक, तो वी विल क्लाइंब अप द हाइट आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑन व्हाट बेसिस कैन वी से दैट वी आर प्राउड टू बी इंडियंस। में हम किस आधार पर कह सकते हैं कि हमें भारतीय होने का गर्व है। तो आंसर है द बेसिस ऑफ सेइंग दैट वी आर प्राउड टू बी इंडियंस इज दैट वी वॉक हैंड इन हैंड एंड वी स्टैंड बाय अवर क्रीड। जो आधार है ये कहने का कि हमें भारतीय होने का गर्व है वो ये कि वी वॉक हैंड इन हैंड, हम हाथ पर हाथ लिए एक साथ हाथ से हाथ बांधे हुए आगे बढ़ रहे हैं। वी स्टैंड बाय आवर क्रीड, हम अपनी धार्मिक आस्थाओं के साथ खड़े हुए हैं और उसका कोई विरोध भी नहीं है। तो हमें इस बात का गर्व है कि हम भारतीय हैं। ये क्वेश्चन का आंसर भी कहाँ मिलेगा, मैं आपको वो स्टैंजा दिखाती हूँ। देखें वी स्टैंड बाय आवर क्रीड प्राउड टू बी इंडियंस। ये देखें, अब देखें यंग वीमेन एंड मैन वॉकिंग हैंड इन हैंड, युवा स्त्री और पुरुष हाथ में हाथ आगे थामे हुए बढ़ रहे हैं। हम सभी अपनी धार्मिक आस्थाओं के साथ खड़े हैं, प्राउड टू बी इंडियंस, और इस बात का हमें गर्व है। देखिए क्वेश्चन के जो की वर्ड्स हैं वो हमको यहाँ पे भी मिल रहे हैं। प्राउड टू बी इंडियंस क्वेश्चन में भी आया है और ये आंसर में भी मिल रहा है। तो हमको फुल स्टॉप से फुल स्टॉप तक लेकर आंसर्स करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पोएम विच मीन्स द सेम एज दीज वर्ड्स। पोएम में हमको ये एक शब्द दिया हुआ है, उसकी व्याख्या हमें यहाँ टेबल में दी है। हमको पोएम से उस व्याख्या वाले वर्ड को ढूंढना है। अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स और रिलीजियस बिलीव्स, यानी सिद्धांतों और धार्मिक विश्वासों का एक समूह, तो उसको बोलेंगे हम क्रीड, यानी धार्मिक आस्था होता है। वही अर्थ इस एक्सप्लेनेशन का भी निकल रहा है और वही अर्थ इस वर्ड का भी है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स और डिफ़िकल्टीज़, यानी परेशानियाँ और डिफ़िकल्टीज़ यानी हर्डल्स यानी बाधाएं। टू गेट कनेक्टेड वेरी क्लोजली, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होना। तो इसका जो पोएम में वर्ड यूज़ हुआ है वो है हैंड इन हैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है समराइज द पोएम इन अबाउट 80 वर्ड्स। पोएम को समराइज करना है। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन 4 मार्क का आता है आपका वर्कबुक से, वो इसी तरीके का समरी वाला क्वेश्चन होता है जो आपको 4 मार्क्स के लिए अटेम्प्ट करना होता है। आंसर है द पोएम इज़ अ प्लेज ऑफ इंडियंस टू मेक द कंट्री स्ट्रॉन्ग एंड प्रॉस्पेरस। ये पोएम एक प्लेज यानी शपथ है भारतीयों के द्वारा कि
वो अपने देश को किस तरह से स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत और प्रॉस्पेरस यानी समृद्ध बनाते हैं। वी हैव द पोटेंशियल एंड स्ट्रेंथ फॉर इट। हमारे पास इसकी पोटेंशियल यानी क्षमता और स्ट्रेंथ यानी ताकत है। भारत को समृद्ध और स्ट्रॉन्ग बनाने की ताकत भी है और क्षमता भी है। इवन हैविंग डिफरेंसेस इन क्रीड वी स्टैंड यूनाइटेड एंड वर्क एज अ टीम। हमारी धार्मिक आस्थाओं में डिफरेंस यानी अंतर होने के बावजूद हम एक साथ खड़े हैं, यूनाइटेड एक रूप होके खड़े हैं। वर्क एज अ टीम और एक टीम की तरह, समूह की तरह हम काम कर रहे हैं। वी बिलीव दैट आवर फ्यूचर इज़ ब्राइट। हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि हमारा भविष्य उज्जवल है। इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑब्स्टेकल्स वी विल रीच अवर गोल। सारी बाधाओं, ऑब्स्टेकल्स यानी बाधाएं, परेशानियां, हर्डल्स के बावजूद हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। रीच यानी पहुंचना। वेदर वी आर फ्रॉम सिटीज़ और टाउन्स वी स्टैंड टुगेदर टू बिल्ड अवर नेशन। चाहे हम शहर से हों, चाहे न छोटे मध्यम साइज नगरों से हों, हम देश के निर्माण के लिए एक साथ खड़े हुए हैं। वी आर प्राउड टू बी इंडियंस। हमें भारतीय होने का गर्व है। तो इस तरीके से ये पोयम की हमने समरी लिख ली। तो जितनी भी पोयम्स आपको दी हुई हैं वर्कबुक में, वो सारी पोयम्स की समरी आप ज़रूर से तैयार कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम में जो 4 मार्क्स क्वेश्चन आता है वो समरी पर बेस्ड होता है सामान्यतः। तो ये आपको एक रीडिंग प्रैक्टिस भी हुई और साथ ही एक नई पोयम हमने सीखी भी। यहाँ पर मैं अपना लेसन समाप्त करती हूँ। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे।